और लॉज ऑफ मोशन में लास्ट जो एक्सप्रेशन था वो ये किया था हमने कि बॉडी पर जो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करेगी, दैट एक्सटर्नल फोर्स इज मास टाइम्स एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी. This is Newton's second law of motion. External force acting on the body is mass of body multiplied by acceleration. और इसका एक और एक्सप्रेशन था, दैट एक्सटर्नल फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. तो जाबिर सबरी के नाम पर यह था. न्यूटन फर्स्ट लॉ किया था. फर्स्ट लॉ को न्यूमेरिकल्स में यूज नहीं करते, सेकंड लॉ ही आप यूज करेंगे, which is external force acting on the body is the product of mass and acceleration of the body, which is just dp over dt, rate of change. लॉज ऑफ मोशन में अब इसके बाद आता है न्यूटन सेकेंड लॉ के बाद न्यूटन थर्ड लॉ आता है. न्यूटन सेकेंड लॉ के बाद आपको जो लॉ मिलेगा दैट्स न्यूटन थर्ड लॉ. तो न्यूटन थर्ड लॉ अरे स्क्रीन नहीं दिख रही क्या आप लोगों को? बताइए, स्क्रीन विजिबल नहीं है क्या? तुम लोगों के मैसेजेस नहीं आ रहे. विजिबल है, दिख रही है. इरम एक बार लॉग आउट कर लॉग इन करो. कभी कभी इश्यूज आ रहे हैं आजकल, जूम में इश्यूज हैं. न्यूटन थर्ड लॉ. तो देखिए न्यूटन थर्ड लॉ क्या चीज है. न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है? सिंपल सा स्टेटमेंट है विच सेज टू एवरी एक्शन there is equal and opposite reaction. There is equal and opposite reaction. This is Newton's third law. देखिए एक्शन और रिएक्शन का मतलब क्या है. एक्शन भी यहां पर एक फोर्स है, एक्शन को भी आप फोर्स कहते हैं, और जो रिएक्शन हो रहा है वो रिएक्शन भी फोर्स है. एक्शन और रिएक्शन दोनों फोर्सेस है. सो इसका मतलब सिर्फ ये कि अगर आपके पास दो बॉडीज है, मान लीजिए मेरा एक ये हाथ है और ये हाथ है, राइट वाले ने लेफ्ट वाले पर कुछ फोर्स अप्लाई करी, लेट्स से 10 न्यूटन, तो लेफ्ट वाला भी राइट वाले पर एग्जैक्टली 10 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करेगा. दैट्स न्यूटन थर्ड. जितनी फोर्स राइट लेफ्ट पे लगाएगा उतनी लेफ्ट राइट पे लगाएगा. राइट ने लेफ्ट पे फोर्स लगाई उसे एक्शन कहा, लेफ्ट राइट पे फोर्स लगाएगा उसे रिएक्शन कहेंगे. अगर ये 10 न्यूटन है फोर्स, तो ये वाली फोर्स भी 10 न्यूटन होगी. मैग्नीट्यूड सेम होंगे बट डायरेक्शंस ऑपोजिट होंगे. तो यहां एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल का मतलब है इक्वल मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट का मतलब है डायरेक्शंस आर ऑपोजिट. हाँ जाबिर, बहुत एग्जांपल्स है ना रियल लाइफ में. जैसे एक सिंपल से एग्जांपल ही देखिए. मान लीजिए दो बॉडीज हैं, ब्लॉक ए है. बिल्कुल जाबिर, ऐसे ही होता है. So say you have two bodies, body A and body B. बॉडी A ने बॉडी B पर कुछ फोर्स अप्लाई करी. Say the name of that force is force on body B by body A, FBA. उसी टाइम बॉडी B भी बॉडी A पर फोर्स अप्लाई करेगी. The name of the force is FAB. मेरी आवाज नहीं आ रही है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए. अरे भाई बताओ, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है, क्लियर है. कायनात आपके एंड से कुछ प्रॉब्लम बचे, मेरा तो सब सही चल रहा है. सो ए बी पर जो फोर्स अप्लाई कर रहा है दैट्स एफ बी ए. बी ए पर जो फोर्स अप्लाई करेगा दैट इज एफ ए बी. एफ ए बी और एफ बी ए इक्वल है और ऑपोजिट है. इसका मतलब सिर्फ इतना है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन ऑपोजिट. मींस ये 10 न्यूटन तो ये भी 10. दैट्स न्यूटन थर्ड लॉ.
सो कभी भी ना एक सिंगल फोर्स एग्जिस्ट नहीं करती, हमेशा फोर्स पेयर में होती है। अगर आप कहते हो बॉडी बी पर फोर्स अप्लाई करिए, एट द सेम इंस्टेंट बॉडी बी भी बॉडी ए के ऊपर फोर्स अप्लाई करिए। फोर्स हमेशा पेयर्स में होगी, कभी एक सिंगल फोर्स एग्जिस्ट नहीं करती। आप किसी को भी एक्शन कह सकते हैं, भाई आप कह सकते हैं कि ये एक्शन है, तो जो दूसरी फोर्स होगी वो रिएक्शन हो जाएगा। आप कहोगे नहीं ये एक्शन था, ठीक है, इसको आप रिएक्शन कह दीजिए। एक एक्शन है, दूसरा रिएक्शन है, फोर्सेस है, मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शंस ऑपोजिट। अब कुछ फीचर्स हैं एक्शन और रिएक्शन। पहला फीचर है एक्शन एंड रिएक्शन आर इंस्टेंटेनियस, कोई टाइम गैप नहीं है। ऐसा नहीं होता कि आपने एक्शन किया और कुछ टाइम के बाद रिएक्शन हो। अगर किसी को एक्शन रिएक्शन नहीं समझ में आ रहा, उतना हाथ लो और जोर से वॉल पर खींच के मारो। आपके हाथ में जो चोट लगेगी ना, वो बेसिकली रिएक्शन है वॉल का, और वॉल पर जो असर पड़ेगा वो एक्शन। हमेशा जब भी आप एक्शन कोई फोर्स अप्लाई करोगे तो ऑपोजिट डायरेक्शन में उतनी फोर्स जरूर लगेगी, और एग्जैक्टली उसी इंस्टेंट पर। ऐसा नहीं होता आपने फोर्स अप्लाई करी कुछ टाइम के बाद रिएक्शन होगा, दे आर इंस्टेंटेनियस। सो पहला है एक्शन एंड रिएक्शन आर इंस्टेंटेनियस। बिल्कुल साजिद, वाटर पर भी होगा, आर इंस्टेंटेनियस। हमेशा जब भी आप एक्शन करेंगे एक रिएक्शन जरूर मिल रहा होगा। वाटर में वो रिएक्शन बॉइंट फोर्स की फॉर्म्स में मिल जाता है, इंस्टेंटेनियस है, कोई टाइम लैग नहीं होता। एक और चीज इंपॉर्टेंट है, एक्शन और रिएक्शन दो अलग अलग बॉडीज पर काम करता है। अगर एक्शन बी पर काम कर रहा है तो रिएक्शन ए पर काम कर रहा है। एक्शन एंड रिएक्शन acts on two different bodies. Action and reaction acts on two different bodies. दो अलग अलग बॉडीज पर एक्शन और रिएक्शन काम करेगा। ऐसा कभी नहीं होता कि एक्शन और रिएक्शन एक ही बॉडी पर एक्ट करना शुरू कर दे। हमेशा एक्शन और रिएक्शन दो अलग अलग बॉडीज पर काम करता है। अब जब ये दो अलग अलग बॉडीज पर काम कर रहा है तो कभी ये सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि ये इसे सब्ट्रैक्ट कर दे। मान लीजिए एफ बी ए था 3, तो एफ ए बी कितना हो जाएगा -3, इक्वल एंड ऑपोजिट है। ऐसा मत करना कि ये ऐड हो जाएंगे। ऐड तब होते जब एक ही बॉडी पर एक्ट कर रहे होते। दो अलग अलग बॉडीज पर एक्ट कर रहे हैं तो आप इन्हें ऐड नहीं कर सकते, मींस ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे। सो एक्शन एंड रिएक्शन डोंट कैंसिल ईच अदर, they just simply don't cancel each other. So ये जो एक्शन और रिएक्शन होगा ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं करता। ऐसा नहीं होगा कि कैंसिल करके जीरो कर दे। अगर ऐसा होता तो नेचर में हमेशा नेट फोर्स जीरो होती। नेट फोर्स जीरो होने का मतलब है कोई मोशन ही नहीं होता। कभी कैंसिल नहीं करते एक दूसरे को, कभी कैंसिल नहीं करते। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, कुछ एग्जांपल्स देखो, रियल लाइफ के एग्जांपल्स। वॉकिंग, भाई जब आप चलते हैं ना तो बेसिकली आप करते क्या हैं। जब आप चलते हो तो जरा सोचो, अगर आपको ये ग्राउंड है, ये आप है, आपको इस डायरेक्शन में जाना है, राइट, आपको जाना है राइट में, ये राइट है और ये लेफ्ट है। बहुत सोच समझ के इसका आंसर देना, आधे गलत देते हैं इसका। आपको राइट जाना है, आप अपने पैरों से ग्राउंड को पुश करोगे। कहां पुश करोगे, राइट में या लेफ्ट में? दोबारा देख लीजिए, आपको आगे जाना है, ग्राउंड को कहां पुश करेंगे, राइट में या लेफ्ट में? अरे ग्रेट यार, पहली बार ऐसा हो रहा है कितने आंसर सही हैं। सामिया का एक गलत आया है, बाकी सबका सही आ रहा है। शिफा का भी सही है, तोयबा का भी सही है, सैफ का भी सही, फत भी सही, सामिया का गड़बड़ है बस। भाई आपको अगर राइट में जाना है तो आप ग्राउंड को राइट में नहीं पुश करते हैं, आप क्या करते हैं, ग्राउंड को लेफ्ट में पुश करते हैं। कायनात राइट में नहीं करते, ग्राउंड को लेफ्ट में पुश करते हैं। अगर आप जहां भी बैठी हुई है कोशिश कीजिए आगे जाने की, और देखिए आपके पैर
अर्थ को, ग्राउंड को कहां धकेल रहे हैं, कहां पुश कर रहे हैं, राइट में पुश कर रहे हैं या बैक में पुश कर रहे हैं? पीछे खींच रहे, पीछे पुश कर रहे हैं ग्राउंड, ऐसे मीन्स आपको राइट में जाना है तो आप ग्राउंड को लेफ्ट में पुश कर रहे हो, तो आप अपनी फोर्स की वजह से थोड़ी ना मूव कर रहे हो। होता क्या है, ग्राउंड आपके ऊपर एक रिएक्शन लगाएगा इधर। बेसिकली ये जो रिएक्शन है ना ग्राउंड का, ये आपको मूव कराता है, आपकी फोर्स नहीं मूव कराती है, आपने तो एक्शन कर दिया ग्राउंड पर। ग्राउंड आपके ऊपर एक रिएक्शन देगा, ये रिएक्शन जो आपके ऊपर हो रहा है, दैट रिएक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर मूवमेंट। ये ग्राउंड का रिएक्शन आपके मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये एंगल थीटा है। आप रिएक्शन के कंपोनेंट्स ले सकते हैं। देखिए एक एक्स कंपोनेंट आएगा रिएक्शन का, आर कॉस थीटा। एक वाई, देखो कंपोनेंट्स आप सब लोग जानते हैं, सिखा चुका हूं मैं कई बार, आर साइन थीटा। सो एफ क्या है, फोर्स ऑन ग्राउंड बाय मैन, एक आदमी चल रहा है तो ये है। आर क्या है, आर मैं कहां लिखूं, आर मैं यहां लिख देता हूं। आर इज रिएक्शन, दिस इज आर, रिएक्शन ऑफ ग्राउंड ऑन मैन। अब एक बार और बता दीजिए कि मैन किस फोर्स की वजह से चल रहा है, अपने एक्शन की वजह से या रिएक्शन की वजह से? ये मैन क्यों चल रहा है, अपने एक्शन की वजह से या फिर रिएक्शन की वजह से? वेरी गुड, रिएक्शन की वजह से। भाई इसने तो ग्राउंड पर लगा दिया, ये जो मूव कर रहा है ये ग्राउंड के रिएक्शन की वजह से मूव कर रहा है, रिएक्शन है जो से मूव कराएगा। अब एक बात बताओ, रिएक्शन मूव करा रहा है, सो रिएक्शन ऑफ ग्राउंड will cause man to move। तो ग्राउंड का जो रिएक्शन होगा वो मैन को मूव करने में हेल्प करेगा। अच्छा एक बात और देखो, रिएक्शन के दो कंपोनेंट्स हैं, एक आर कॉस थीटा, एक आर साइन थीटा। कौन सा कंपोनेंट है जो आगे मूव करा रहा है, कॉस थीटा या साइन थीटा? पूरा भी मत लिखो, सिर्फ कॉस या साइन बता दो मुझे, क्या लगता है? आर कॉस थीटा राइट में एक्ट कर रहा है, आर साइन थीटा ऊपर एक्ट कर रहा है, कौन सा कंपोनेंट है जो आगे बना मूव करा रहा है? कायनात का गड़बड़ है, इफ्फत का सही, साजिद का सही, शफात का सही, और बाकियों के तो समझ में नहीं आया क्वेश्चन। रमशा का भी सही, शिफा का भी सही, अजलान का गलत, और सैफ का सही, सामिया का सही, जाबिर का गलत, तोयबा का सही। अरे भाई जो लोग कह रहे हैं आर साइन थीटा में, उड़ थोड़ी ना रहा है आदमी, आदमी तो राइट में जा रहा है भाई। आर साइन थीटा दिख नहीं रहा, ऊपर एक ग्राउंड के ऊपर आकर कर रहा, उड़ा देगा ही, उड़ा थोड़ा रहा है, तो राइट में लेकर जाना है। राइट में कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? आर कॉस थीटा रिस्पॉन्सिबल होगा। will move will help to walk। आर साइन थीटा देखो क्या करेगा भाई, यहाँ एक फोर्स और है जो मैं आपको दिखा नहीं रहा था, वो है इसका वेट जो नीचे एक्ट कर रहा होगा। वेट कोशिश करेगा मैन नीचे चला जाए, गिराएगा उसे। कौन बैलेंस कर रहा है वेट को? आर साइन थीटा। आर साइन थीटा वेट को बैलेंस करता है। जब हम चलते हैं तो साइमल्टेनियसली दो चीजें हो रही होती है, एक हमें एक फोर्स मिलती है जो आगे लेकर जाती है, और एक फोर्स होती है जो हमारे वेट को बैलेंस करती है। अगर ये फोर्स आपके वेट को बैलेंस ना करे ना, तो कुछ ऐसा होगा जैसा हवा में होता है। हवा में आर साइन थीटा नहीं होता जो आपको कंबाइन कर पाए, तो आप हवा में नहीं चल सकते, नीचे गिर जाएंगे अगर ये आर साइन थीटा ना हो। तो आर साइन थीटा विल बैलेंस द वेट। तो ये जो आर साइन थीटा होगा ये वेट को बैलेंस करेगा, आर कॉस थीटा जो होगा वो मैन को आगे चलने में मदद करेगा। चलिए इतना लिखिए। सो ये था आपका न्यूटन। ऐसे बहुत एग्जांपल्स है। अब एक चीज और याद रखिएगा,
ये तो मैं खैर आपको बाद में पढ़ाऊंगा, लेकिन याद रखिएगा हर फोर्स का रिएक्शन एग्जिस्ट करता है, सिर्फ एक सूडो फोर्स का रिएक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। बिल्कुल साजिद, अंदर चली जाती। अगर आर साइन थीटा वेट को बैलेंस न कर पाए तो बॉडी अंदर चली जाएगी। सिर्फ एक ये फोर्स है फिजिक्स में जिसका रिएक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है, दैट इज सूडो फोर्स। इसके अलावा जितनी फोर्सेस देखोगे, हर एक फोर्स का रिएक्शन हर हाल में एग्जिस्ट करेगा। न्यूटन थर्ड लॉ पर कोई फॉर्मूला नहीं है, ये लॉजिक है जो आपको याद रखना है, जिसे आप आगे कई जगह यूज करेंगे। इतना लिख लीजिए, फिर आगे। इतना हो जाए मुझे बताइए, नेक्स्ट स्लाइड पर आएंगे। हिमांशु ने लिख लिया, वेरी गुड। कायनात का भी हो गया। और भाई हाँ अजलान, अजलान वाटर में ना जो कुछ भी होता है वो अपवर्ड्स ही एक्ट कर रहा होता है। तो अगर मैं सही कहूं तो वाटर में ये नहीं होता, आर कॉस थीटा नहीं होता। जब वाटर जो फोर्स अप्लाई करता है वो ऊपर अप्लाई करता है, जिसे आप बॉइंग फोर्स कहते हैं। इसीलिए अगर आप होता है ना वाटर में कोई डाल दो तो एकदम से ऊपर आ जाता है, दैट्स बॉइंग फोर्स। अब वो बॉडी वाटर में सिंक करेगी या फिर फ्लोट करेगी, वो डिपेंड करता है कि ये वाली फोर्स इससे ज्यादा है या नहीं। वेट ज्यादा है तो नीचे चली जाएगी, सिंक कर जाएगी। आर साइन थीटा, ये ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रही है, वाटर के केस में ये बॉइंग फोर्स होती है। अगर ये ज्यादा है तो बॉडी ऊपर चली जाएगी। वाटर हमारे पास बहुत डिटेल में, फ्लूइड डायनामिक्स, हर वो चीज जो तुम सोच सकते हो फ्लूइड डायनामिक्स में तुम्हारे सिलेबस। चलिए इसे लिख लीजिए। एयर आपके ऊपर एक बॉइंग फोर्स लगाएगा, इल्मा। उसका एहसास ऐसे होता है कि अगर आप किसी कार में जा रहे हो बहुत ज्यादा स्पीड में, हाथ जरा बाहर निकालो, तब एहसास होता है कि एयर आपके ऊपर क्या फोर्स एग्जर्ट कर। जिस रिएक्शन की आप बात कर रही हैं उसका एहसास तब होगा, एक कार मूव कर रही है, आप हाथ बाहर निकालिए, आपको एहसास होगा कि एयर कुछ फोर्स एग्जर्ट कर। जाबिर कब होने वाले हैं? तब तक हो जाएगा, टेंशन ना लो। सेकंड बुक तो मैंने शुरू कर ही दी है ना, काफी पोर्शन हो जाएगा। ये लिख लिया, चलो वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट देखिए। न्यूटन्स थर्ड लॉ के बाद नेक्स्ट आता है द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पल्स। भाई इम्पल्स समझिएगा क्या हो।
देखिए इम्पल्स क्या है, जाबिर जरा थोड़ी देर सुनो फिर बता देना। इम्पल्स आप ये टर्म आप तब यूज करेंगे जब आपके सिस्टम में इम्पल्सिव फोर्स एक्ट कर रही होगी। जब भी आपके सिस्टम में इम्पल्सिव फोर्स एक्ट करेगी तब ये आप ये क्वांटिटी इम्पल्स स्टडी करते हैं। तो देखिए इम्पल्सिव फोर्स का क्या मतलब है, इम्पल्सिव फोर्स वो फोर्स है जो बहुत ही शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए एक्ट करती है। सो इम्पल्सिव फोर्स वो फोर्स है, फोर्स विच एक्ट फॉर a very short duration of time. बहुत कम टाइम ड्यूरेशन के लिए जो फोर्सेस एक्ट करती हैं, दोज फोर्सेस आर नोन एज इंपल्सिव फोर्सेस। इंपल्सिव फोर्स कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे व्हेन हैमर स्ट्राइक्स अ नेल, जब हैमर एक नेल को स्ट्राइक करेगा तब जो फोर्स एक्ट करती है बिटवीन हैमर एंड नेल, दैट इज इंपल्सिव फोर्स। एक और एग्जाम्पल देखिए, व्हेन बैट स्ट्राइक अ बॉल, जब आप बैट से बॉल को स्ट्राइक करेंगे इस टाइम जो फोर्स एक्ट करती हैं दे आर इंपल्सिव फोर्सेस। टाइम ड्यूरेशन कम होने का क्या मतलब है, जब बैट बॉल पर फोर्स अप्लाई करता है तो बैट और बॉल के बीच में वो टाइम, जितने टाइम के लिए बैट और बॉल कांटेक्ट में, वो टाइम बहुत कम होता है। जब आप हैमर से नेल को स्ट्राइक करते हैं तो वो टाइम जिसमें हैमर और नेल कांटेक्ट में, वो टाइम बहुत कम होता है। तो वो फोर्सेस जो बहुत ही शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए एक्ट करती हैं, दे आर एक्चुअली इंपल्सिव फोर्स। अगर मैं ग्राफ प्लॉट करके दिखाऊं ना आपको, फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ, तो देखो जब तक हैमर नेल को स्ट्राइक नहीं करता, फोर्स जीरो नेल के ऊपर ऐसे जाता है ग्राफ, जीरो फोर्स है। जैसे ही हैमर नेल को स्ट्राइक करेगा फोर्स मैक्सिमम होगी और फिर दोबारा से फोर्स जीरो। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इंपल्सिव फोर्स। एकदम से जीरो होती, मैक्सिमम होती है और फिर जीरो हो जाती है। ऐसी बैट और बॉल के साथ है, जब तक बैट बॉल को स्ट्राइक नहीं कर रहा तब तक फोर्स जीरो थी। जैसे ही बैट ने बॉल को स्ट्राइक किया फोर्स मैक्सिमम हो गई, फिर बैट हट गया, फोर्स दोबारा से जीरो हो गई। तो फोर्स जीरो थी, मैक्सिमम हुई, फिर जीरो। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इंपल्सिव। अब जब भी इंपल्सिव फोर्स एक्ट करती है, देखो ये इंपल्स की डेफिनेशन नहीं थी, इंपल्सिव फोर्स की थी। अब समझो इंपल्स क्या है। जब भी इंपल्सिव फोर्स एक्ट करेगी तो बॉडी में कुछ तो चेंज आएगा ना भाई। नेल पहले रेस्ट में थी, मोशन में आ गई। बॉल रेस्ट में थी, मोशन में आ गई। रेस्ट से मोशन में आने का क्या मतलब है, मोमेंटम चेंज हो गया। तो जो इफेक्ट आया बॉडी में, मोमेंटम चेंज हुआ, बॉडी मूव कर गई, दैट टोटल इफेक्ट ऑफ इंपल्सिव फोर्स इज नोन एज इंपल्स। It is the total impact of impulsive force. इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ एवरेज फोर्स एंड टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट। सो एवरेज फोर्स और जितने टाइम के लिए नेल और हैमर कांटेक्ट में है, उस टाइम ऑफ कांटेक्ट का जो प्रोडक्ट होगा उसे आप इंपल्स कहते हैं। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि आपका जो इंपल्स होगा दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ एवरेज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द टाइम ऑफ कांटेक्ट। तो ये जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को आप इंपल्स कहोगे। तो एफ एवरेज फोर्स है, डेल्टा टी जो है दैट्स टाइम ऑफ कांटेक्ट। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे एवरेज क्यों यूज कर रहा हूं, मुझे ये बताइए फोर्स कांस्टेंट है या वेरिएबल इंपल्सिव फोर्स, क्या देख के लगता है आपको ग्राफ को? और सब बताना यार, देखिए मुझे आंसर्स। हाँ, इस ग्राफ को देखकर आपको क्या समझ में आता है, योर फोर्स इज कांस्टेंट है या आपकी फोर्स वेरिएबल? कोई साजिद को सही समझ में आ रहा है, इफ़त को सही समझ में आ रहा है, अजलान सही है, इल्मा सही है, सामिया का गड़बड़ है, तोयबा का सही है, शिफा का सही, शफात का ठीक है, जाबिर का ठीक है। हाँ भाई सामिया, कांस्टेंट कैसे बचे? देखो फोर्स जीरो थी, फिर मैक्सिमम हो गई, फिर जीरो हो गई, तो चेंज कर रही है।
है ना, कांस्टेंट थी, मैक्सिमम हुई, फिर जीरो थी, मैक्सिमम हुई, फिर जीरो हो गई, वेरी कर रही है, इट्स अ वेरिएबल फोर्स, दिस इज अ वेरिएबल फोर्स। तो ये फोर्स वेरी कर रही है, हम इसका एवरेज यूज करेंगे इंपल्स कैलकुलेट करने के लिए, दैट्स एफ एवरेज इनटू टाइम। तो आप इंपल्स को ऐसे भी लिख सकते हैं कि इंपल्स है क्या, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ एवरेज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम। एवरेज फोर्स न्यूटन थर्ड सेकेंड लॉ अगर मैं यूज करूं, यूजिंग न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन कैपिटल एन से आएगा ना, न्यूटन सेकेंड लॉ, अगर मैं न्यूटन सेकेंड लॉ यूज करूं तो जो एवरेज फोर्स होगा, इट्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, डेल्टा पी ओवर डेल्टा, where delta p is change in momentum, where delta p is change in momentum in time delta t, डेल्टा टी टाइम में मोमेंटम में जो भी चेंज आया दैट इज डेल्टा पी। तो आप एक काम कर सकते हैं, आप इसे वन कह दीजिए, आप इसे टू कह दीजिए, टू को वन में रख दीजिए। तो जब आप टू को वन में रख देंगे तो आप ऐसे लिखेंगे, impulse is average force which is change in momentum by time interval multiplied by time interval gets cancelled out, so the impulse is delta p only, ये impulse है आपका change in momentum। so ये दो रिलेशन है impulse के, ये भी एक फॉर्मूला है, इसे भी आप न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे अगर एवरेज फोर्स और टाइम ऑफ कांटेक्ट दिए, अदरवाइज सबसे ज्यादा हम इसे यूज करेंगे impulse is change in momentum बस। it's a vector quantity, डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ फोर्स, जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो इंपल्स का डायरेक्शन। इसकी एसआई यूनिट इज फोर्स इनटू टाइम, दैट्स न्यूटन सेकेंड्स। वेक्टर है, डायरेक्शन वही होगा जो फोर्स का डायरेक्शन होता है, एसआई जो यूनिट है दैट इज फोर्स इनटू टाइम, न्यूटन सेकेंड्स इज एसआई यूनिट। चलिए इतना लिख लीजिए। चलिए लिखिए। सबने लिख लिया, नेक्स्ट स्लाइड लिखिए।
भाई हो गया, क्वेश्चंस पर आए। सो हमेशा की तरह है ना, पहला क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड, दूसरे क्वेश्चन से फिर हम थोड़ी थोड़ी मॉडिफिकेशन डालना शुरू करेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम वेक्टर क्वांटिटीज के साथ डील कर रहे हैं। अगर मैं कहता हूं इस डायरेक्शन में वेलोसिटी v1 है +2, तो ऑपोजिट डायरेक्शन की जो वेलोसिटी होगी v2, मैं उसे नेगेटिव लूंगा। अगर एक डायरेक्शन में पॉजिटिव है तो ऑपोजिट में कैसा जाएगा, नेगेटिव। डायरेक्शन की वजह से वेक्टर्स है, अगर ये वेलोसिटी है तो ये नेगेटिव हो जाएगी। स्पीड होती तो कोई फर्क नहीं पड़ता, स्पीड में तो डायरेक्शन होता ही नहीं है, वेलोसिटी है ना, वेक्टर है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव लेना पड़ेगा। इसे लिख लो यार, तुम में से कुछ लोग ना इसमें गड़बड़ कर दो, इसे लिख लो, फिर क्वेश्चंस पर आते हैं। 2-3 क्वेश्चंस करते हैं इंपल्स पर जल्दी जल्दी। चलो ये तो लिख लिया होगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन समझ लो, फिर डेटा लिखूंगा उसका। ये वॉल है, दिस इज अ वॉल, और एक ये बॉल है। ये बॉल है, ये बॉल आ रही है विद अ वेलोसिटी ऑफ लेट्स से 10 मीटर पर सेकेंड। बॉल का मास है 5 kg। ये वॉल को स्ट्राइक करती है, जब स्ट्राइक करती है तो वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड है। और उसके बाद 10 मीटर पर सेकेंड से ही ये रिबाउंड कर जाती है। स्पीड सेम है, बट आपको पता है डायरेक्शन ऑपोजिट हो रहा है, तो वेलोसिटी नेगेटिव हो गई। तो ऐसे लिखते हैं, अ बॉल ऑफ मास 5 kg strikes a wall with speed of 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये वॉल को स्ट्राइक कर रहा है किस स्पीड से, विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। इट रीबाउंड्स विद सेम स्पीड। देखिए स्पीड सेम है बट मैग्नीट्यूड चेंज हो गया होगा। कैलकुलेट impulse imparted to the wall। not wall, ball। पहला तो ये, एक पार्ट और कैलकुलेट कर लेते हैं, एक और पार्ट कैलकुलेट करते हैं। इफ टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट between ball and wall is 0.2 seconds, कैलकुलेट एवरेज। अगर टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट 0.2 सेकेंड्स है तो आपको एवरेज फोर्स कैलकुलेट करना। तो देखिए कैसे करेंगे। इंपल्स होता है चेंज इन मोमेंटम। ओके साजिद, गुड। इंपल्स होता है चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम का मतलब है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब एक चीज सुन लो सुन लो सुन लो, अब एक चीज और समझो। देखो मुझे बताओगे ये बॉल का मोशन कैसा है, इट्स 2 डायमेंशनल या 1 डायमेंशन, सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग है या बॉल वाई के अलोंग भी जा रही है, ये देखकर बताओ मुझे जरा डायग्राम। इज इट 1 डायमेंशनल मोशन और 2 डायमेंशनल? इज दिस मोशन 1 डायमेंशनल और इट्स 2 डायमेंशनल? 1 डायमेंशनल है ना, इट्स 1 डायमेंशनल मोशन।
सो अगर वन डायमेंशन है ना तो आप वेक्टर साइन ड्रॉ कर सकते हैं. आप सिंपल इसको ऐसे लिख सकते हैं, इट्स P2 माइनस P1. जरूरत नहीं है वेक्टर साइन की, बस साइन कन्वेंशन ले लेना. P1 देखो, P1 क्या होगा, M इंटू V1. V1 कितना है, इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव ले रहा हूं, तो V1 है +10 मीटर पर सेकेंड. मास आपको पता है बॉल का मास इज 5 kg. तो जब आप ये सारे सब्स्टिट्यूशंस करेंगे, सो आपका P1 आ जाएगा, इट्स M इंटू 10. सो P1 आ जाएगा, इट्स 50 kg मीटर पर सेकेंड. सिमिलरली जब आप P2 लेंगे, इट्स M इंटू V2. राइट वाला अगर पॉजिटिव था तो लेफ्ट वाला नेगेटिव होगा. V2 आपको रखना होगा -10. मास तो सेम है, तो जब आप P2 लोगे, मास इज 5, V2 इज -10, P2 आ गया -50 kg मीटर पर सेकेंड. अब आप इंपल्स ले लीजिए. ये था पहली इक्वेशन, ये था P1 सेकेंड इक्वेशन, ये था P2 थर्ड इक्वेशन. 2 और 3 को 1 में रख दीजिए. तो जब आप ये सब करोगे, सो इट्स P2 विच इज -50, P1 -50, it's -100 kg meter per second. So this is the impulse imparted to the ball, which is -100 kg meter per second. ये बताइए, क्लियर है ये? भाई यहां तक बताइए, क्लियर है इतना सबका? साजिद ऐसे ही होगा ना, देखो फाइनल माइनस इनिशियल. P2 क्या है, -50. P1 कितना है, 50. -50 -50 इज -100. और माइनस साइन होना भी चाहिए भाई. इंपल्स तो जहां बॉल जाएगी फाइनली उधर एक्ट करेगा. ये इंपल्स एक्ट किया होगा. बॉडी राइट में मूव कर रही है, इंपल्स लेफ्ट में मूव कर रहा है, तभी तो वो लेफ्ट में गई. डाउट्स बताना शुरू करो मुझे इसमें. मर्जी है आपकी, मर्जी है, फिर पॉजिटिव हो जाएगा. वो कन्वेंशन पे डिपेंड करता है बिल्कुल. इंपल्स क्लियर नहीं हुआ. चलिए दोबारा सुन लीजिए. देखिए, इंपल्स क्या चीज है, अगर एक बॉडी पर फोर्स बहुत ही कम टाइम ड्यूरेशन के लिए एक्ट करती है. ये इंपल्सिव फोर्स समझ में आया था कायनात आपके? इस फोर्स की वजह से कुछ तो इफेक्ट पड़ेगा ना. जब इंपल्सिव फोर्स एक्ट करेगी बॉडी के ऊपर, तो बॉडी पर कुछ तो इफेक्ट पड़ेगा. जो बॉडी पर इफेक्ट पड़ेगा उसे आप इंपल्स के थ्रू मेजर करते हैं. और कैसे मेजर करते हैं? ये जो इंपल्सिव फोर्स एक्ट कर रही है, वेरिएबल फोर्स है, इसका एक एवरेज फोर्स ले ली, और जितने टाइम के लिए बॉडी कांटेक्ट में रही, मान लीजिए मैंने इस हाथ से यहां फोर्स लगाई, तो जितनी देर के लिए कांटेक्ट रहा ना, वो टाइम ऑफ कांटेक्ट है. ये बताइए कायनात, ये आया सेकंड वाला एक्सप्रेशन, ये वाला पहला एक्सप्रेशन. अच्छा, इसी में अगर आप एवरेज फोर्स को रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम लिख दो, दैट वाज न्यूटन सेकंड लॉ. तो अगर आप इसे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम लिख देते हैं, एफ एवरेज को, जैसे ही आप ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे, दिस डेल्टा टी विल अल्टीमेटली कैंसिल दिस डेल्टा टी. तो आपके पास बच गया डेल्टा पी इज चेंज इन मोमेंटम इज टाइम डेल्टा टी. तो आई इज डेल्टा पी. बताइए कायनात, यहां तक हुआ?
तो इंपल्स निकालने के लिए चेंज चाहिए। चेंज कैसे निकालते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल। अब इस न्यूमेरिकल पर आइए। तो ये बॉडी है, राइट में जा रही है विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, मास इज 5 kg। मोमेंटम कितना होगा? m इंटू 10, m इंटू v होता है ना मोमेंटम। 5 इंटू 10 50 हो गया, तो मैंने यहां निकाल दिया। फिर ये स्ट्राइक कर कर वापस आ रही है, वेलोसिटी नेगेटिव होगी, बताया था अभी। मास तो सेम रहा, मल्टीप्लाई कर दिया आपने, तो ये कितना आ गया? -50। इंपल्स क्या किया था? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, मल्टीप्लाई कर माइनस कर दिया तो -100। अब बताइए कायनात आया? चलिए अब नेक्स्ट देखिए, सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है? टाइम ऑफ कांटेक्ट दिया है, एवरेज फोर्स पूछ रहा है। तो देखिए आपने ये भी तो लिखा था कि इंपल्स होता है एवरेज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम ऑफ कांटेक्ट। इंपल्स आपने कैलकुलेट किया x -100। भाई माइनस साइन तो डायरेक्शन बता रहा है, मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव रहा होगा। टाइम ऑफ कांटेक्ट उसने आपको दिया हुआ है 0.2 सेकेंड्स। रख दो जरा यहाँ पर सब, इंपल्स की जगह 100 रख दो। मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, मैग्नीट्यूड चाहिए ना मुझे सबके, तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, इंपल्स का मैग्नीट्यूड, एवरेज फोर्स का मैग्नीट्यूड, टाइम ऑफ कांटेक्ट। इंपल्स का मैग्नीट्यूड इज 100, एवरेज फोर्स का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है, टाइम का मैग्नीट्यूड इज 0.2 टाइम दिया हुआ है, सो दिस इज योर एवरेज फोर्स। 100 by 0.2, 1000 by 2 is if average. If average is 500 न्यूटन, ये एवरेज फोर्स। भाई बताओ क्लियर है ये? चलिए इसको लिख लीजिए। अगर आप में से किसी का -500 आ रहा है ना, तो वो भी गलत नहीं, -500 भी सही। चलिए इसे लिखिए, फिर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, थोड़ा सा टफ करते हैं, घुमाते हैं इसे। बिल्कुल अजलान, ऑपोजिट में इधर एक्ट करेगा, बॉडी इधर जा रही है, फोर्स इधर एक्ट करेगी। खुद सोचो ना अजलान, अगर बॉडी राइट में जा रही थी और बाद में लेफ्ट में जाना शुरू कर देती है, इसका मतलब फोर्स लेफ्ट में एक्ट कर रही है ना। इतना लिख लीजिए। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। अरे गलती तो मेरी है, मैं साफ सुथरा नहीं लिखता हूँ, तो आप कैसे साफ सुथरा समझेंगे? इतना लिख लो तो बता दो मुझे। इल्मा मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया है, अगर मैं नेगेटिव ले लूं तब भी गलत नहीं है। अगर आप नेगेटिव ले रही हैं तब भी गलत नहीं है।
भाई हो गया? क्या हुआ, तुम लोग बोलते क्यों नहीं हो भाई? हुआ इतना नहीं हुआ? हो गया, चलो गुड। चलिए इसे करिए सॉल्व। नेगेटिव गलत नहीं, नेगेटिव गलत नहीं, नेगेटिव लेने का बस मतलब ये है कि आप डायरेक्शन पे दिखा रहे हैं, गलत नहीं है। इतना लिख लो तो बताओ, उस न्यूमेरिकल को थोड़ा सा मॉडिफाई कर, थोड़ा सा इसे टफ किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसी न्यूमेरिकल को ना थोड़ा सा देखो ऐसे भी मॉडिफाई किया जा सकता है। ये एक वॉल है, अभी तो बॉल सीधे जा रही थी, अब बॉल सीधे नहीं मूव कर रही, बॉल ऐसे मूव कर रही है। स्ट्राइक करती है वॉल को और ऐसे जाती है। अभी आप मुझे बताएंगे द मोशन इज वन डायमेंशनल और द मोशन इज टू डायमेंशनल, क्या इशू? मोशन कैसा है? सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है या दो कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं? This is wrong. टू डायमेंशनल मोशन शफात, देखो जब ये बॉल ऐसे आ रही है ना विद अ वेलोसिटी मान लीजिए v, और ऐसे जा रही है मान लीजिए फिर से विद अ स्पीड v, सो जब ये नीचे आ रही है तो x के लॉन्ग भी आगे जा रही है और y के लॉन्ग भी नीचे आ रही है, तो x और y दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, इट्स अ टू डायमेंशनल मोशन। खुद देखो ना, अगर बॉडी ऐसे जाती है तो सिर्फ x कोऑर्डिनेट चेंज होता है, लेकिन अगर बॉडी ऐसे आ रही है x भी चेंज हो रहा है y भी चेंज हो रहा है, एग्जांपल ऑफ टू डायमेंशनल। So ball of mass m moving with speed v strikes a wall ये एंगल थीटा और ये भी एंगल थीटा, strikes a wall and rebound with same speed. Calculate impulse imparted to wall.
सो देखिए, टू डायमेंशनल मोशन मैंने आपको सिखाया था, कैसे सॉल्व करते हैं, कुछ याद है किसी को? मोशन इन 2D, टू डायमेंशनल मोशन कैसे सॉल्व किया जाता है, किसी को याद है? प्रोजेक्टाइल से पहले करा था आपने। हाँ, मैं देखो साजिद को कुछ याद है, और किसी को कुछ याद है टू डायमेंशनल मोशन? तोयबा को भी याद है, साजिद को भी याद है, साजिद ने सही बताया, और किसी को? बस दो बच्चों को याद है और किसी को नहीं? हद होती है यार, इतना तो करा था अभी। कैसे अजलान, क्या यूज करते थे वेक्टर में? हाँ, एक्स के लॉन्ग अलग सॉल्व करते हैं, वाई के लॉन्ग अलग सॉल्व करते हैं। अगर मोशन टू डायमेंशन में है ना, तो एक्स के लॉन्ग अलग सॉल्व करेंगे आप रिजॉल्व करके, वाई के लॉन्ग आप अलग सॉल्व करेंगे, ऐसे करेंगे। तो एक्स के लॉन्ग सॉल्व करने का क्या तरीका है? देखिए, मुझे ये जो वेलोसिटी है ना, ये जो ऐसे जा रहा है, ये वेलोसिटी भी, इसे रिजॉल्व करना है, एक्स के लॉन्ग भी रिजॉल्व करना है, वाई के लॉन्ग भी रिजॉल्व करना है। अगर ये एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। एक्स के लॉन्ग कॉम्पोनेंट हो गया वी एक्स। बता सकता है कोई वी एक्स में क्या आएगा, कॉस आएगा या साइन आएगा? वैसे पढ़ाए हुए टॉपिक से तो ज्यादातर लोगों के आंसर दिखने चाहिए। साजिद का गलत है, तोयबा का सही, शफात, इफ़त, अजलान, हमजा, कायनात, सबका सही। वी कॉस थीटा ना, जिस डायरेक्शन के साथ एंगल गिवन है वहां कॉस आएगा। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जब आप जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? साइन। इन द सेम वे दिस इज वी। एक्स के लॉन्ग कॉम्पोनेंट बताओगे मुझे, क्या हो जाएगा? वी एक्स। एक्स के लॉन्ग कॉम्पोनेंट क्या हो जाएगा? वी एक्स। फिर से कॉस आएगा, यहां डायरेक्शन के, और y के लॉन्ग वी वाई कितना आ जाएगा? वी साइन थीटा। बस फर्क है यार, देखो ये वाली जो वेलोसिटी है ना, ये इनिशियल है, स्ट्राइक करने से पहले, और ये जो है ये फाइनल है। तो एक काम कर देते हैं, बेहतर रहेगा इनिशियल और फाइनल मार्क कर देते हैं इस पर। लिख देता हूं, ये इनिशियल है और ये फाइनल किसी और कलर से लिख देता है, ये फाइनल है। ये इनिशियल वेलोसिटीज थी, ये फाइनल वेलोसिटी। तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग पहले मैं मोमेंट इंपल्स कैलकुलेट कर रहा हूं, इंपल्स अलोंग एक्स एक्सिस। तो तरीका सिर्फ इतना है कि इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो और अपवर्ड्स को पॉजिटिव ले लो, तो जो नीचे एक्ट करेगा वो नेगेटिव, जो लेफ्ट में एक्ट करेगा वो नेगेटिव। तो एक्स के लॉन्ग इंपल्स सिर्फ ये होगा p2x माइनस p1x। सो p2x कैसे आएगा? मास इज m, x के लॉन्ग वेलोसिटी इज v cos थीटा, सो इट्स m, सॉरी p2। मुझे बताओगे ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव है? ये तो पॉजिटिव है राइट वाला, ये लेफ्ट वाला कैसा आएगा? ये नेगेटिव हो गया ना, ये पॉजिटिव होगा। तो ये आया m इंटू माइनस ऑफ वी कॉस थीटा माइनस ऑफ m इंटू वी कॉस थीटा। तो x के लॉन्ग मोमेंटम आ गया -2mv cos थीटा। ऐसे ही जब आप y के लॉन्ग इंपल्स लेंगे, इंपल्स अलोंग y एक्सिस, i y, p2y माइनस p1y। अच्छा ये बताओ मुझे, p2y ये वेलोसिटी अपवर्ड्स पॉजिटिव है, डाउनवर्ड्स वाला ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? अरे ये v फाइनल क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? हाँ गुड, ये नेगेटिव है। और ये वाला, ये नेगेटिव है पॉजिटिव है? ये भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव। नीचे एक्ट कर रहा है ना, डाउनवर्ड्स तो नेगेटिव है, इनिशियल का कंपोनेंट भी नेगेटिव, दोनों नीचे एक्ट कर रहे हैं, अपवर्ड पॉजिटिव लिया। तो इंपल्स कैसे निकालोगे वाई एक्सिस के लॉन्ग? सो वाई के लॉन्ग जब इंपल्स निकालोगे, सो इट्स m इंटू
माइनस वी साइन थीटा, भाई देखो फाइनल भी यही है, माइनस एम इंटू माइनस वी साइन थीटा, इनिशियल भी नेगेटिव, सो वाई के लॉन्ग इंपल्स हो गई माइनस एम वी साइन थीटा प्लस एम वी साइन थीटा, इट्स कैंसिल आउट। इम्पल्स अलोंग वाई एक्सिस इज जीरो, जो भी इम्पल्स है वो सिर्फ एक्स के लॉन्ग है। अब आप नेट इम्पल्स निकाल दो, इट्स आई एक्स प्लस आई वाई, आई वाई तो जीरो है, तो जो भी बचेगा वो आई एक्स के इक्वल होगा, विच इज माइनस ऑफ 2mv कॉस्ट। जल्दी से लिख लो, इसके बाद तुम्हारी फिर केमिस्ट्री क्लास का टाइम हो जाएगा। इम्पल्स खत्म हुआ, इतना लिखिए। और भाई कल थर्मल की क्लास है, थोड़ा सा रिवाइज कर कर आना। कल कोशिश करेंगे कि थर्मल का एक्सपेंशन तो हमने कंप्लीट कर लिया था, थर्मल प्रॉपर्टीज कल कंप्लीट कर ले, छोटा सा ही बचा हुआ है, तो कल थर्मल प्रॉपर्टीज खत्म हो जाना चाहिए। भाई लिखिए जल्दी से इतना, इसके बाद क्लास फिनिश करते हैं। भाई सबने लिख लिया? चलो आज क्लास यही छोड़ दें, फ्राइडेज को यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, कल थर्मल की क्लास है, थर्मल की क्लास है। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज कायनात।